नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़। बिहार की सियासत शुरू हो गई है तो जाहिर सी बात है हर पार्टी अपनी अपनी पक्ष रखने को तैयार है। इसी बीच में मैं अभी मौजूद हूं सीपीआई के बिहार राज्य परिषद के इरफान अहमद फातिमी साहब के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बिहार इलेक्शन में सीपीआई किस तरीके से अपनी भूमिका निभाने वाली है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के साथियों को। सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं बिहार में सीपीआई की क्या भूमिका है, तो मैं एक लाइन में बता दूं तो बेहतर होगा। तो सीपीआई वाम जनवादी एकता के पक्ष में है और ये भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन है इसके खिलाफ हमारा मोर्चा होगा। अच्छा, तो बिहार में सर इलेक्शन है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार सीपीआई की तरफ से और क्या मुद्दे पर बात होनी चाहिए आप? नहीं, मुद्दा की कमी कहाँ है, सवाल है देश के नागरिकों को बताने का। मुद्दा तो हमारे पक्ष में है। अब आपसे मैं कहना चाहता हूँ ईमानदारी के साथ, तो आज बिहार के अंदर जितना लाचारी, मजबूरी और बेबसी झलक रही है, क्या आज़ादी के बाद कभी बिहार वासियों को ऐसा लगा था? नहीं लगा था। और माननीय नीतीश कुमार जो कोरोना के नाम पर जो घर में बंद हुए तो बेचारे अभी तक सही से नहीं निकल पाए। ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद बिहार की जनता की तरफ से देता हूं जो गरीबों के नाम पर वोट लेकर, यहां के किसानों के नाम पर वोट लेकर किसान और गरीबों को बदहवास छोड़ दिया। धन्य हो ऐसी सरकार। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, जनता का सवाल ये है कि फिर विपक्ष ने भी तो कुछ नहीं किया, आपके तरफ से क्या कुछ कहा गया? नहीं, देखिए एक बड़ी बात यह है, विपक्ष करने का मत कहिए, विपक्ष को सवाल उठाने की बात कीजिए। तो संपूर्ण लेफ्ट, सिर्फ सीपीआई नहीं, संपूर्ण लेफ्ट लगातार लॉकडाउन में हमने सवालों को उठाने का काम किया। दूसरी बात, हमारे जो सहयोगी जिनके साथ मैं गठबंधन बनाने जा रहा हूं और निश्चित तौर से हम एक मजबूत गठबंधन बनाने के वकालत कर रहा हूं, ऐसे सीपीआई कर रहा हूं और मुझे विश्वास भी है तो आने वाले वक्त में ये मजबूत गठबंधन बनेगा। तो हम पूरे गठबंधन के लोग को देख लीजिए तो लगातार हम आंदोलन में हैं, सवालों को घेरने का, सरकार को घेरने का, सरकार के ऊपर सवाल उठाने का जो मेरा धर्म है वो मैं पूरा कर रहा हूं। अगर बात करें तो इस बार बिहार में फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने वाला है। पिछले बार भी हुआ था, उस समय भी न सरकार सामने आई न विपक्ष सामने आई। कहाँ थे आप तब? देखिए, एक बात यह है, विपक्ष सामने आई, पूरे कोसी जोन में लाल झंडा के लोग, खास करके सीपीआई के लोग ने, मैं जो राहत कार्य हम लोगों को बांटने का सवाल नहीं है, हम लोग सरकार नहीं है, लेकिन चूँकि पीपुल्स मूवमेंट हम चलाते हैं, आम किसान मजदूरों का संगठन चलाते हैं, उनसे लेकर हम गरीबों को देने का काम किया। लेकिन सरकार गरीबों के नाम पर करोड़ों रुपया खा जाने का तो काम किया, ये सारे लोग जानते हैं। किसी को वहाँ अनाज नहीं मिल सका, छोड़ दीजिए। इससे लॉकडाउन के दरमियान जो हुआ है भगवान जानता है, उनके सरकार के लोग जानते हैं। पूरा का पूरा पैसा और पूरा का पूरा पैसा को लूटने का राज्य सरकार जिस किस्म से बिहार में काम किया है वो नहीं देखा जा रहा है। अगर बात करें फातिमी साहब, तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है लगातार, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा है, वहाँ पर भी सरकार की तरफ से कोई काम नहीं किया गया, मगर विपक्ष भी लाचार दिख रही है। उसका योगदान नहीं, क्या जब विपक्ष का कमज़ोर होना यहाँ पर कहा जा सकता है? नहीं, दो किस्म की बातें हैं। आप समझिए, आज सीरिया, मैं एकदम उदाहरण छोटा सा दे रहा हूँ, इसको बुरा मत मानेंगे। सीरिया में एक मुसलमानों का कत्ल कर रहा है, कोई मुसलमान जगत बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। उसी किस्म से भारत के अंदर में ये नया विचार जो मोदी जी का है, हिंदू राष्ट्र का, हिंदू तकलीफ में है, मैं जानता हूँ बहुत तकलीफ में है इस देश का हिंदू, लेकिन वो हिंदू नहीं बोल पा रहा है।
इसलिए नहीं बोल पा रहा है, तो उसको लगता है तो मैं मोदी के खिलाफ बोल दूं, नीतीश के खिलाफ बोल दूं तो मैं धर्म के विरुद्ध हो जाऊंगा। ऐसा मजबूरी देश के अंदर और देश की जनता कभी सोचा ही नहीं था, आज उस जगह पर है। और हम लोग विपक्ष हैं, हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? हमारी भूमिका यही न है जो हम सवालों को उठाएं, लेकिन सवालों को जैसे हम उठाते हैं वैसे मेरे जैसे लोगों को भी देशद्रोही कहने में इनके चट्टे बट्टे पीछे नहीं हटते हैं। तो ये बेबसी और गैर राजनीतिक जो रास्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकला है देश के अंदर में, राज्य के अंदर में, तो ये हर जनतांत्रिक चीज़ों को ध्वस्त करते हुए नज़र आ रहा है, हर संस्थान को बर्बाद करते हुए नज़र आ रहा है। और इसीलिए हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इनके मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ बात करते हैं। अगर बात करें, आपने कहा जिस तरीके से कि हिंदू ही हिंदू राष्ट्र के लिए या डर रहा है मोदी सरकार के खिलाफ बोलने में, मगर सीए जब आया उसमें भी तकलीफ हो गया आप लोगों को, क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, सीए से और बीए से कोई तकलीफ नहीं है। देखिए सवाल क्या है, किस मकसद से कौन क्या चीज कर रहा है, आप बताइए। एक बात, कौन मुसलमान के खास करके मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं अपने विश्वास में लेते हैं? विश्वास में लेना चाहिए सरकार को। सरकार किस लिए होती है? जनता को अपने विश्वास में करने के लिए या जनता को यानी कि डराने के लिए? ये फैसला होना चाहिए। तो आज की जो सरकार है इतना दिभ्रमित लोगों को करता है, इतना दिभ्रमित कर रहा है, जिसके कारण सरकार से सवाल पूछने वाला, अपनी बात को कहने वाला भी आदमी नहीं मिल रहा। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ, धरना प्रदर्शन किस लिए? कोसने का। गांधी का देश न है भाई, हिटलर का देश नहीं न है। जब गांधी का देश है तो हम गांधी के तौर तरीके को मानेंगे, हिटलर के तौर तरीके को तो नहीं मानेंगे। लेकिन जो जनतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन, धरना, बोलने वाले, चिल्लाने वाले के ऊपर जिस किस्म से अत्याचार लगातार हो रहा है, इससे पता चलता है तो भारत सरकार की नीति निश्चित तौर से गैर जनतांत्रिक होती चली जा रही है। और इसीलिए मेरी लड़ाई है इनके खिलाफ। भारत सरकार ने तो खुलकर कहा, केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें, उन्होंने कहा कि इसमें मुस्लिमों को कोई खतरा नहीं है, वो बेकार करके धरना कर रहे हैं। फिर बावजूद इसके धरना शाहीन बाग में इस तरीके का, तो किसके मुसलमान के खिलाफ नहीं है? हे शाह साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो हमारे खिलाफ नहीं है तो इस चेहरा से डर आपको क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्यों मदरसा से डर लगता है? क्यों उर्दू से डर लगता है? क्यों नहीं अल्पसंख्यकों के योजना में बजट बढ़ रहा है? क्यों नहीं उनकी कब्रिस्तानों का, मज़ारों का, खानकाहों की हिफाजत हो पा रही है? ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप बताइए न। तो अभी तक 6 सालों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी या उनके हरीफ पार्टियां, नीतीश कुमार वगैरह, ये क्या किए हैं मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि सिया वक्फ बोर्ड, बिहार के सिया वक्फ बोर्ड ने जीता केस। अनंत सिंह पटना सेंटर मॉल बना के बैठे हुए हैं। क्यों नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी नहीं खाली करवा रही है? वो तो कोई मुसलमान की संपत्ति नहीं है, सरकार के अधीन मुसलमानों की संपत्ति है, अल्पसंख्यकों की संपत्ति है, कानूनी अधिकार है, उस पर कानून बना हुआ है। तो कोई भी वक्फ बोर्ड का जमीन हड़पेगा, हम उसको तुरंत अरेस्ट करेंगे। क्यों नहीं करती है सरकार? क्यों नहीं करती है? तो इरफान को पीटा जा रहा है, इरफान को जलील किया जा रहा है, इरफान के चेहरा से आपको नफरत है। अब फिर भी हम हमारी कुर्बानी, हमारी चीज़ों को आप हमारे ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। ये ऐसी दोहरी नीति नहीं चलेगी। देश के हम नागरिक हैं, हमारे पूर्वजों ने इस मिट्टी को और इस धरती को आज़ाद करने में जो भूमिका अदा किया है, हम आपको नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमने भूमिका अदा किया है इस पर मुझे फ़ख्र है। और हमारे कोई भी हरीफ कंट्री, बगलगीर कंट्री हम पर जब हमला करते हैं
तो आप के जैसा हमको भी जान देने का अधिकार है और हमने जान दिया है। बिहार विधानसभा की आप बात करें तो इसी से सवाल करते हैं, कोरोना का लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, उसके बावजूद चुनाव की ये रणनीति तैयार करना कहां तक सही है? देखिए, आपको मैं बताता हूँ, दुनिया में जब जब संकट आया है तब तक गैर जनतांत्रिक लोग, यानी कि पैसा वाले पूंजीवादी, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं, पैसा वाले लोग, उनका दौलत भरा है और गरीब कंगाल हुआ है। और जब कंगाल गरीब होता है तो वैसे हालात में जनतंत्र का सहारा लेकर उनको खरीदा जाता है, उनको बेचा जाता है और उनके ही सहारे राज सत्ता को हथियाया जाता है। आप बिहार विधानसभा को देख लीजिए, 5 ठो चोर बाजारी से चले गए, ना जाने अभी क्या क्या चीज़ गुल खिलाएंगे। नीतीश कुमार जी को जनादेश किस लिए मिला था और क्या कर रहे हैं ये आप जानते हैं। बीजेपी मजा ले रही है उनको सामने रखकर, अपने चेहरा को छुपा रही है। समझ रहे हैं, ये सारा सवाल है। उसी किस्म से जब आदमी मौत और ज़िंदगी के लिए लड़ेगा, अपने भोजन के लिए संघर्ष करेगा, तो उसको ये समझते हैं। तो जनतंत्र में जब गरीब अपनी परेशानी में रहेगा तो अमीर लोग उन गरीब राज सत्ता को छीनने का आसानी से काम करेंगे। इसी फार्मूला के साथ नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये काम कर रहे हैं। बात करें तो सीपीआई का चेहरा कौन होगा और किसके दम पे बिहार चुनाव? देखिए, सीपीआई का चेहरा क्या मतलब ये नहीं है तो हम नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बनाए, तो आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार का चेहरा बनाए तो देख रहे हैं। तो हम ये कतई नहीं कहने वाले हैं तो मेरा कन्हैया का चेहरा होगा। हम कन्हैया को अपना लीडर मानते हैं, हमारा राष्ट्रीय लीडर है, हम मानते हैं उसको। सत्यनारायण बाबू हमारे राज्य के सेक्रेटरी हैं, हम मानते हैं उनको। तो सत्यनारायण बाबू हमारे लीडर उस किस्म से नहीं होते हैं। हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में हम यकीन करते हैं और भारतीय जमहूरियत में हम अपने को ढालते हुए बढ़े हैं और हम जीतेंगे। और जीतने के बाद हमारा मोर्चा, जो मोर्चा बनेगा वो अपना लीडर को तय कर लेगा, उसमें जिसको हम लोग तय कर लें और सब सहमत से होगा, बहुत अच्छे से होगा और बहुत आराम के साथ इस बार हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। बिहार विधानसभा से भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, औरंगाबाद का क्या मुद्दा है आपको लगता है? देखिए, औरंगाबाद का मुद्दा कुछ बिहार से अलग नहीं है, लेकिन औरंगाबाद का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को अबरी और महंगा पड़ने जा रहा है, बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। जो किसी दूसरे के घरों में आग लगाने का साजिश किया करते थे, उनके घरों में अपने आग लग चुका है, पलीता लग चुका है। आप देखिए, 2 अध्यक्ष अभी अभी बदले और किस रूप में हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स करते हैं, हम लोग व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन जो कुछ हुआ वो आपसे छुपा हुआ नहीं है और औरंगाबाद की जनता से भी नहीं छुपा हुआ है। और जो कुछ विधानसभा में होने वाली है, घटने वाला है, वो भी होने वाला है। इसलिए यहाँ समूह बीजेपी को हड़पने का जो काम कर रहे हैं और दूसरा काम कर रहे हैं, इनका इनर बीजेपी के अंदर में अंदरूनी लड़ाई तेज हो चुकी है। और वो लड़ाई का हम लोग निश्चित तौर से जो गठबंधन हमारा होगा और जिस गठबंधन के तहत हम लोग काम करेंगे, उसके पक्ष में मजबूती से फ़ायदा हम उठाएंगे। औरंगाबाद में सेकुलर ताकत मजबूत होगी और हम यहाँ से निश्चित तौर से सेकुलर ताकतों को जिता के भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सीपीआई से अहमद फातमी साहब, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से इस बार बिहार विधानसभा में ये अपने पार्टी के तरफ से अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और बड़ी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी को पेश करेंगे। फिलहाल राजनीति का सफ़र जारी है और हम यूँ ही राजनीति के इस सफ़र में लगातार लोगों से आपको परिचय कराते चलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।